हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बहुलक के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। और आज जो हम बहुलक के प्रकार को निर्धारित करेंगे उसके लिए आज हम लोग उनके जैव निम्नकरणीय प्रवृत्ति का प्रयोग करेंगे कि क्या बहुलक प्रकृति में अपघटित होते हैं या बहुलक प्रकृति में अपघटित नहीं होते हैं। इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उसी को आधार मानते हुए आज हम विभिन्न प्रकार के बहुलकों को वर्गीकृत करेंगे। जैसे कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुलक तो मानव निर्मित बहुत अति उपयोगी पदार्थों में से एक है, परंतु इसमें बहुत सी कमियां हैं। पर कारण यह है क्योंकि जब इसका उपयोग इतना अधिक हो गया और मनुष्यों ने अपने वांछित गुणों के हिसाब से इसमें अलग अलग परिवर्तन किए, जिसमें इसकी लाइफ टाइम को, मतलब ये ज़्यादा समय तक टिके, इसके लिए इन्होंने इतना अधिक इसका समय काल या इसका जो जीवन काल इतना अधिक बढ़ा दिया कि ये अपघटित ही नहीं होता है। जो प्राकृतिक बहुलक थे वो अपघटित होते थे, लेकिन मानव निर्मित बहुलक, कृत्रिम बहुलक जो होते हैं वो अपघटित नहीं होते हैं। अब जब अपघटित नहीं होते तो प्रकृति में क्या होते जाते हैं? एकत्रित होते चले जाते हैं। और जब वो प्रकृति में एकत्रित होते चले जाएंगे तो क्या होगा? जैव संवर्धन होगा। जैव संवर्धन होने से क्या होगा कि वो आहार श्रृंखला में, मानव आहार श्रृंखला जो होता है या जैव रासायनिक चक्र, इसमें कहीं ना कहीं वो इंटर कर जाता है। और अगर इसमें वो इंटर कर जाता है तो इससे क्या होता है? इससे आपका जो हमारा जीव का जीवन है वो बहुत अधिक प्रभावित होता है और इसका बहुत अधिक विषाक्त प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो आज हम इसी तरह से बहुलक को वर्गीकृत करेंगे। यदि हम इनका जीवाणुओं या सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन के आधार पर यदि बहुलक का प्रकृति में सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन के आधार पर वर्गीकरण किया जाए तो बहुलक दो प्रकार के होते हैं। बहुलक दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होगा जैव निम्न करणीय बहुलक, जिसे हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहेंगे। और दूसरा होगा जैव और निम्न करणीय बहुलक। अब ये देखिए, इनका जीवन काल बहुत कम होता है और ये आसानी से अपघटित होकर अपने अवयव कणों में विघटित हो जाते हैं। तो ऐसे जीवों को हम, ऐसे बहुलकों को हम लोग जैव निम्नकरणीय बहुलक कहते हैं। तो और जो अपघटित नहीं होगा, जिस पर सूक्ष्म जीवों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसे हम लोग जैव अनिम्नकरणीय बहुलक कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जैव निम्नकरणीय बहुलक। बहुलक का वह प्रकार, बहुलक का
इसमें 3 पॉइंट ध्यान देने वाले हैं। बहुलक का वह प्रकार जो सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अवघटित हो जाता है। देखिए, यह प्रकृति में प्रदूषण नहीं करता है। यह प्रकृति में प्रदूषण नहीं करता है। भाई, अवघटित हो गया, इसके अवयव अपने जहां प्रकृति में आए थे उसी में वापस विलीन हो जाते हैं। अच्छा, इसमें अगर केमिकली बात करें तो यह एलिफैटिक, यह प्राय एलिफैटिक पॉलिएस्टर या एलिफैटिक पॉलीएमाइड होता है। अब ये देखिए, पॉलिएस्टर यानी इसमें COO ये समूह होगा। पॉलीएमाइड यानी CONH समूह होगा। पॉली मैंने बहुत सारा होगा। अच्छा, एलिफैटिक का मतलब होता है कार्बन कार्बन श्रृंखला। एलिफैटिक का मतलब लंबी श्रृंखला, इसमें कोई रिंग कंपाउंड नहीं होना चाहिए। यानी अगर ये जैव निम्नकरणीय है, यानी बायो डिग्रेडेबल, तो इसमें वलय नहीं होना चाहिए, इसमें कोई एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, सब एलिफैटिक। एलिफैटिक का मतलब सी लंबी कार्बन श्रृंखला होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो जैव निम्नकरणीय में हमने क्या देखा, यह जीव सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित हो जाता है, प्रकृति में प्रदूषण नहीं करता है, या हम कह सकते हैं प्रकृति का मित्र होता है, इको फ्रेंडली होता है। यह प्राय एलिफैटिक पॉलिएस्टर या पॉलीएमाइड होता है। एक पॉलीएमाइड मतलब CONH बॉन्ड होगा, और पॉलिएस्टर मतलब क्या होगा, CO, इसमें अभिलक्षीय समूह उपस्थित होगा। अब देखिए, इसका और बात देखते हैं कि ये जो होते हैं ये प्राकृतिक बहुलकों के स्थान पर उपयोगी किए जाते हैं। ये प्राकृतिक बहुलकों स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। अब ये देखिए, ये प्राकृतिक बहुलकों के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। अब जैसे अगर मैं इनमें उदाहरण लूं तो देखिए, प्राकृतिक बहुलक तो जैव निम्नकरणीय सभी होते हैं। मतलब अगर इनका उदाहरण लें, उदाहरण तो सभी प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक बहुलक सब जैव निम्नकरणीय होते हैं। जैसे रबड़ है आपका, प्रोटीन है, सेलुलोज है, ये सब का सब इत्यादि, ये सारे के सारे
जैव निम्नकरणीय है। लेकिन अगर मानव निर्मित जैव निम्नकरणीय बहुलक की बात करें, यानी मानव निर्मित जैव निम्न करणीय बहुलक की बात करें तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इस सेक्शन में कई तरह के बहुलक हैं। जैसे आपके कुछ उदाहरण है, एक साथ लिखता हूं। पहला है PHBV, दूसरा है नायलॉन टू नायलॉन 6, तीसरा है आपके पास PLA, पॉलीलैक्टिक एसिड, चौथा है PGA, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पांचवा है आपका पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, PHB। इस प्रकार से इन सबको एक एक करके थोड़ा देखते हैं कि कैसे ये बनते हैं और इनकी क्या स्थिति बनती है। देखिए, अगर हम देखें तो जैसा कि हमने कहा कि या तो ये पॉलीएमाइड होगा या तो ये पॉलिएस्टर होगा। तो ये देखिए, ये हम लेते हैं सबसे पहला PHBV, यानी पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वलरेट, ये इसका नाम है। इसका मोनोमर 2 होता है। इसका जो एकलक होगा, देखिए एकदम छोटा, ये नाम बहुत बड़ा है। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वलरेट, ये PHBV का फुल फॉर्म है। अब इसका एकलक 2 होता है। एक होता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। अब ये देखिए बेटा, CCCCOOH, देखिए ब्यूट माने क्या होता है? 4 कार्बन हो गया। 1 2 3 4, 3 नंबर पे क्या है? हाइड्रोक्सी, यानी OH है। अब हाइड्रोजन भर लीजिए। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड बन रहा है तो 2 हाइड्रोजन डाल दीजिए आप। फिर यहां भी 2 हाइड्रोजन डाल दीजिए। यहां 1 हाइड्रोजन, देखिए 1 2 3, तो 1 हाइड्रोजन बनेगा, है ना। यहां पे देखिए, यहां 1 बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन। ये आपका 1 बना। और दूसरा क्या होगा? पेंट, 1 2 3 4, और ये देखिए COOH 5, है ना। अब ये देखिए, यहां OH हो गया 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे है OH, 1 2 3, और बाकी हाइड्रोजन भर दीजिए। 2 1, फिर 2, और ये फिर 3।
ये देखिए, ये हो गया आपका 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, है ना। अब ये देखिए, जब इसका रिएक्शन करेंगे हम लोग पॉलीमरीकरण या बहुलकन, तो कैसे करेंगे? पहले तो मैं इसकी सिचुएशन थोड़ी सी बदलता हूं, ये सारे एक एक करके हम लोग कर लेंगे। देखिए, अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं, इसी चीज को कैसे लिखूंगा? COOH CH2 CH CH3 और ये OH। देखिए, मैंने इस 3 नंबर का जो OH नीचे था उसको इस साइड कर दिया, उधर भी मैं यही करूंगा। CH CH2 COOH और ये हो गया CH2 CH3। मैंने क्या किया कि ये वाला जो समूह था, ये वाला, इसको मैं इस साइड कर दिया, ठीक है। तो जब इसको मैं इस साइड लिख दिया तो ऐसे लिखूंगा, अरे है ना बेटा। तो अब जब आप इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा स्थिति, इतनी सही है बताइए। तो फिर क्या होगा, जब यहां पे इसका बहुलकन करेंगे तो ये OH और ये H निकल जाएगा, क्या बन के? पानी। और इसी प्रकार से ये वाला H भी इधर निकल जाएगा और ये OH भी इधर निकल जाएगा। तो बनेगा क्या? O CH CH3 CH2 COO। देखिए, CO और ये O, CO ये वाला और एक ये, फिर CH CH2 CH3 फिर CH2 CO और ये N तक जाएगा। अगर ये N मोल लेंगे, ये N मोल लेंगे, तो एक बात याद रखिएगा, ये N-1 H2O यहां से बाहर निकलेगा, है ना। ये जो बना है ना, ये वाला जो चीज, देखिए ये CH3 है ये वाला, और यहां पे C2H5, इसको आप नीचे ये ऊपर भी लिख सकते थे, CH2 CH3। तो ये जो बना, ये क्या बना? PHBB, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वनरेट, ये आपका एक बना। अब मैं दूसरा वाला बनाता हूं। अगर हम ये देखिए, अब ये देखिए, अगर नायलॉन 2 नायलॉन 6 है, यानी नायलॉन 2 नायलॉन 6, तो इसका जो मोनोमर है एक लगभग, एक तो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन माने क्या? CH2 COH और NH2, और दूसरा होगा एमिनो कैप्टोइक एसिड। ये हो जाएगा NH2 CH2 का 5 और COOH। आपको समझ में आ रहा है ना? देखिए, इस 2 का मतलब हो गया कि इसमें 2 कार्बन है, इस 6 का मतलब हो गया कि इसमें 5 कार्बन ये और 1 कार्बन ये, 6 कार्बन। और जब ये रिएक्शन करेगा तो देखिए NH2 CH2 COOH प्लस NH2, N मोल ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
और फिर ये CH2 की 5 COOH। अब ये देखो बेटा, जब इसका बहुलकन करेगा तो क्या होगा, फिर यहां से आपका N-1 H2O बाहर निकल जाएगा। कैसे, ये OH और ये H, फिर इसका भी ये बाहर निकल जाएगा और इसका भी ये OH बाहर निकल जाएगा, है ना। अब यहां पे देखिए, ये NH CH2 CONH, देखिए ये CO और ये NH, फिर CH2 की 5 और ये CO, ये जो बना ये आपका नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 बन गया। ये क्या बन गया, नाइलॉन 2 नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, ये बन गया। अब आपके पास जो था ये देखें, ये दूसरा एग्जाम्पल था। अगर हम और तीसरा एग्जाम्पल देखें तो पॉली लैक्टिक अम्ल, पॉलीलैक्टिक अम्ल जो है वो एस्टर होगा या पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल। देखिए लैक्टिक अम्ल, पॉलीलैक्टिक अम्ल, पॉली अब ये देखिए, अब लैक्टिक अम्ल कैसे आप लोग निकालेंगे, एकदम आसान है। CH COOH CH3 और ये OH, ठीक है। और अगर मैं इसी का N मोल कर दूं तो क्या होगा, इधर से OH ही हट जाएगा, इधर से H ही हट जाएगा, तो क्या बनेगा, O CH CH3 CO। अब नेचुरल रूप से ये O उससे जुड़ेगा, ये आपका हो गया पॉलीलैक्टिक एसिड और ये है आपका लैक्टिक अम्ल। ऐसे ही अगर हम देखें पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल, पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल, ये भी जो है आपका जो बनेगा, ये भी आपका एक जैव निम्नकरणीय बहुलक का निर्माण करेगा। देखिए क्या होता है, CH2 COH OH, ये ग्लाइकोलिक अम्ल है, ग्लाइकोलिक अम्ल। अब ये N मोल ले लीजिए, इसको कर लीजिए, तो क्या बन जाएगा, OCH2 C डबल बॉन्ड O, ये PGA हो गया। एक मैंने 5वां किया था कि पॉली बीटा पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, एकदम आसान है। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड है ना, जैसा कैसे COH CH2 CH OH और ये CH3। देखिए 1 2 3 हाइड्रोक्सी, ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक
नाइक अम्ल, ये। और इसमें आप जब इसका बहुलकन करेंगे तो ये N-1 H2O निकल जाएगा, या H2O मान लीजिए कि हमसे NH2O निकलेगा। और जब निकलेगा तो बनेगा क्या? सीधी बात है, O CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, ये हो गया आपका पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेनाइल। काम खत्म। ये 5 उदाहरण हैं। एनसीईआरटी में 2 दिए हुए हैं, एक नायलॉन 2 नायलॉन 6 और एक दिया हुआ है आपका PHBV। बाकी ये 3 उदाहरण भी इसी के हैं, PLA PGA PHB, ये है। अब देखिए कि जो ये जैव निम्नकरणीय है, जो बहुलक होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं? इनका गुण बहुत सारा होता है। इनका गुण है कि पहली बात कि ये बहुत लचीले होते हैं। दूसरा, ये नॉन टॉक्सिक होते हैं, यानी विष रहित होते हैं, ये जहरीले नहीं होते, है ना। तो इनका जो गुण होता है, इनका गुण देखिए। गुण, पहली बात कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी लचीले होते हैं। दूसरा, विषैले नहीं होते हैं, विष रहित होते हैं। पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। कुछ क्षति नहीं पहुंचाते। पहुंचाते हैं, ये चीजें होती हैं। और क्या होता है कि इनमें जो है आप अपने हिसाब से गुणों को एडजस्ट कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं? ये जो होता है, तो इस आधार पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इसका उपयोग जो होता है मेडिसिन का जो पदार्थ होता है, जैसे ऑपरेशन शल्य चिकित्सा जो करते हैं, और उसमें इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। मतलब सबसे ज्यादा उपयोग होता है मेडिसिन, यानी शल्य चिकित्सीय उपयोग। शल्य चिकित्सा के की सामग्रियों में अच्छा, कृत्रिम जो हड्डियां होती हैं, कृत्रिम हड्डियां, हड्डियों के निर्माण। अच्छा, ये विषैले नहीं होते हैं, इससे जितना भी जंक फूड जो पैकिंग होती है ना, जैसे आपका सैंडविच हो गया, केक हो गया, इन सब चीजों में, माने खाद्य पदार्थों की पैकिंग में, खाद्य पदार्थों की पैकिंग के लिए इसका उपयोग होता है। अगर और भी देखें इसके पास, तो ये जो होते हैं, ये जितनी भी डिवाइसेज होती हैं जो कि हमारे मेडिसिन में, जो हमारे बॉडी में ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं, जो प्लास्टिक और ऐसे जो प्राकृतिक बहुलक हैं, उनके अल्टरनेट के रूप में भी इसका इस्तेमाल आजकल किया जा रहा है। तो ये बहुत उपयोगी है और इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे बहुलक आते हैं जो जैव अनिम्नकरणीय है, जो आसानी से सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित
नहीं होते हैं। तो दूसरी कैटेगरी क्या है? जैव, सेकेंड, जैव निम्न करणीय बहुलक। जैव अनिम्न करणीय बहुलक क्या होते हैं? वे बहुलक जो सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अवघटित नहीं होते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अवघटित नहीं होते हैं। ये टफ होते हैं, कठोर होते हैं, ये कठोर होते, पर्यावरण प्रदूषित करते हैं, प्रदूषित अच्छा, सबसे बड़ी बात कि इनमें जो हाइड्रोकार्बन होता है वो हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखलाएं इस्तेमाल होती हैं। ये लंबी हाइड्रो कार्बन श्रृंखला द्वारा निर्मित होते हैं। और इसका उदाहरण बहुत सारा है। इसका अगर उदाहरण लें, अच्छा, ये जैव संवर्धित होते हैं। ये हमारे मतलब जो हमने बताया था कि हमारे आहार नालिका में एंटर कर जाते हैं, जो जैव रासायनिक चक्र है उसमें एंटर कर जाते हैं, और जीवों में ये जैव संवर्धित होते हैं। ये जीवों में जैव संवर्धन करते हैं, जो मतलब जो किसी भी स्पीसीज के लिए, किसी भी प्रजाति के लिए बहुत ही हानिकारक प्रभाव क्रिएट करता है। तो ये देखने वाली बात है। इसका उदाहरण पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीटीएपी, पॉलीटेट्राक्लोरोइथेन, पॉलीथीन इत्यादि इत्यादि, इसका उदाहरण ये सब। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अगर हम विघटन के, अवघटन के आधार पर अगर बहुलकों को वर्गीकृत करते हैं तो हमारे पास दो कैटेगरी बनता है, जैव निम्नकरणीय और जैव अनिम्नकरणीय बहुलक। इसके अलावा एक और कैटेगरी बनती है जो आपको जैसे बहुलक को हम उसके क्रिस्टलीय गुण के आधार पर उसको दो प्रकार से बांटा जाता है। एक होता है क्रिस्टलीय बहुलक और एक होता है अक्रिस्टलीय बहुलक। इसको भी जरा ध्यान दे देंगे। तो एक होता है क्रिस्टलीय बहुलक। तो अब क्रिस्टलीय बहुलक क्या होता है? अगर मैं क्रिस्टलीय गुणों के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण करूं, मतलब उनकी संरचना के आधार पर अगर करते हैं तो एक होता है क्रिस्टलीय और एक होता है अक्रिस्टलीय बहुलक। एक होगा क्रिस्टलीय बहुलक
और एक होगा बेटा अक्रिस्टलीय। इसमें क्या होगा, नियमित और निश्चित जो इसका व्यवस्थित क्रम होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एकलकों का नियमित एवं निश्चित व्यवस्थित क्रम होता है। ये क्रिस्टलीय गुण प्रदर्शित करते हैं। कैसा गुण प्रदर्शित करते हैं, क्रिस्टलीय गुण दर्शाते हैं। ये क्रिस्टलीय गुण दर्शाते हैं। वही है जैसे फाइबर हो गए, आपका मेलामाइन हो गया, बैकेलाइट हो गया, अक्रिस्टलीय में क्या हो गया, इनमें एकलकों का नियमित एवं निश्चित क्रम व्यवस्थित नहीं होता है। इनमें अक्रिस्टलीय गुण पाया जाता है। ये अक्रिस्टलीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं और इसका जो उदाहरण है, एग्जाम्पल, रबड़ हो गया, आपका हो गया एस गुना एन गुना एस, इत्यादि। तो ये भी एक प्रकार है। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो जितने भी प्रकार का वर्गीकरण है बहुलकों का, वो समस्त वर्गीकरण मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम लोग दो कैटेगरी में कुछ विशेष प्रकार के बहुलकों का अध्ययन करेंगे। एक पॉलीथीन की कैटेगरी पढ़ेंगे, एक रबड़ की कैटेगरी पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक चार्ट बनाएंगे जिसमें सभी बहुलक, जितना भी इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, उसका बहुलक, उसके एकलक, उनकी संरचना, गुण और उपयोग प्रदर्शित किया जाएगा। यही कुल इस चैप्टर में। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक।